जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम लोग एसआई और सीडीपीओ सेट के लिए मिलते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल 22 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 23 सेट को देखेंगे। उससे पहले जो लोग 22 सेट तक नहीं देखे हैं वो लोग 22 सेट देख ले, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। उससे और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले और शेयर कर दे, ताकि औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिकोष्ठ नीति संबंधित है, तो किनसे संबंधित है? चलिए, तो यहाँ पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा परिकोष्ठ क्या है? सुरक्षा परिकोष्ठ को हम लोग अगर बात करें तो वो होती है घेरे की नीति। ठीक है, घेरे की नीति को ही हम लोग सुरक्षा परिकोष्ठ कहते हैं, जिसको कि वारेन हेस्टिंग से ये संबंधित है। ये घेरे की नीति क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। घेरे की नीति कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे अपना घर बनाया है तो इसके चारों तरफ मैंने सैनिक लगा रखा है। ठीक है, चारों तरफ सैनिक लगा रखा है। तो ये जो सैनिक लोग हैं ये हमारे घर की रक्षा कर रही है। तो यही काम जो है कि वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसने अपना साम्राज्य को यहाँ रखा और चारों तरफ जो है कि छोटे छोटे राज्य को रखा, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो पहले इस पे कोई अटैक करे, उसके बाद इस पे अटैक करे। जब तक इस पे अटैक करेगा तब तक ये वारेन हेस्टिंग जो है कि अपने सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाकर वापस इस पर री अटैक कर सकता है। तो यही संबंधित है सुरक्षा परिकोष्ठ घेरे की नीति से। नेक्स्ट, अच्छा, वारेन हेस्टिंग के बारे में एक चीज ऑफ फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग जो है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। और इस चीज से संबंधित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का क्या सीक्वेंस है, इसका मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था संडे को। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाकर वीडियो देख ले, क्योंकि आपको इससे एक सीक्वेंस याद करने में सहूलियत होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से, अच्छा सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को हम लोग जो है कि एटक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। और आपसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप में जाकर पूछेगा तो वो पूछेगा कि इसकी स्थापना आप 1920 में तो किए हैं, लेकिन इसमें कितने ट्रेड यूनियनों के साथ हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा 107 जो है कि इसमें ट्रेड यूनियन जो है कि मिले थे, तब इनकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना केवल जो है कि 3 सदस्य के संयोग से हुआ था। वो 3 सदस्य को आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है एनएम जोशी। ठीक है, दूसरा का नाम है जोसेफ बैपिस्टा। ठीक है, और तीसरा आपके लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने समझा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिनके कार्यकाल के दौरान क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो उस समय कौन से जो है कि अध्यक्ष थे? कांग्रेस का जो अध्यक्ष का सीक्वेंस है तो उसमें कौन से अध्यक्ष थे जो कि क्रिप्स और कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के समय ही जो है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन आया था। अब प्रश्न ये है कि क्रिप्स मिशन कब आया था और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इन शॉर्ट। क्रिप्स मिशन की अगर कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये आया था, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये
24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। जबकि क्रिप्स मिशन का जो कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन का जो है कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, ठीक है, इसको स्वीकृति नहीं दी थी। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है कि इसी समय 1946 में आया था, और इसमें जो है कि 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स थे, ठीक है। तो ये 3 सदस्य थे। इस योजना को जो है कि कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है, स्वीकृति प्रदान की थी। और इस समय के अगर गवर्नर की मैं बात करूं तो इस समय के गवर्नर थे लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल इस समय के क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अबुल कलाम के अगर बाद में कुछ थोड़ी सी फैक्ट जानकारी चाहिए तो जानकारी ये है कि अबुल कलाम आज़ाद जो है कि लगातार 6 वर्षों तक लगातार 6 वर्षों तक जो है कि अध्यक्ष के पद पे रहे हैं। और इनका एक फैक्ट और है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दक्षिण नहीं, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से प्रसिद्ध था? तो आपको पता है अफीम से कौन प्रसिद्ध था? तो हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। सारे लोग को पता होगा कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है कि बोध गया में हुई थी। बोध गया से कुछ बात करें तो बोध गया में किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो वृक्ष का नाम था आपका पीपल के वृक्ष। और कब हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। किस नदी पे हुई थी? तो फाल्गु नदी पे हुई थी, जो कि वर्तमान में फाल्गु कहते हैं, लेकिन उस टाइम इसी नदी को निरंजना नदी कहते थे। इसमें 3 चीज आप लोग बुद्ध से रिलेटेड और याद रखिएगा कि इनके घर त्यागने की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनका जो प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इनसे एक फैक्ट और है कि इनकी जो मृत्यु की घटना हुई थी तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये चीज आप लोग याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है मुखिया है, किस चीज का मुखिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, भारत की मुखिया की बात की जाए तो भारत का मुखिया जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री जो भारत के मुखिया हैं तो वो गणराज्य की सरकार का मुखिया होता है। गणराज्य का तात्पर्य क्या हुआ कि गणों का राज, यानी गण मतलब क्या होता है? लोग, ठीक है। लोगों मतलब लोगों का जो राजा हो गया उसे हम लोग मुखिया बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे मुखिया हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केंद्रीय सरकार, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय सरकार में ही प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं। ऐसे संविधान के अनुसार आप देखिएगा तो संविधान के अनुसार बताया गया है कि भारत सरकार के मुखिया भारत के राष्ट्रपति का सलाहकार, मंत्रिपरिषद का मुखिया तथा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुखिया की ये परिभाषा दी गई है। अब बात करें कि प्रेसिडेंट को जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि पीएम को कितने आर्टिकल के तहत नियुक्त करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 75 के तहत जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची का भाग है। समवर्ती सूची को हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, जो कि हमारे शेड्यूल 7 में 3 तरह के लिस्ट की बात की गई है, स्टेट और फिर सेंटर और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 तरह का लिस्ट है। ये 3 तरह के लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट लिस्ट है इसमें अपना स्टेट जो है कि अपने नियम कानून को रखेंगे। सेंटर जो है कि इसमें सेंटर अपने नियम कानून को रखेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो इसमें स्टेट और आपका सेंटर दोनों ही सम्मिलित रूप से किसी चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है।
तो यही हमारा आंसर था कि समवर्ती सूची किसमें है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, समवर्ती सूची का विषय किसमें है, तो शिक्षा से संबंध जो है कि समवर्ती सूची का, क्योंकि इसमें शिक्षा को जो है कि राज्य सरकार और सेंटर, राज्य सरकार अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए अपना क्या बनाती है, विषय बनाती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे शिक्षा अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार बोर्ड हो गया, तो ये स्टेट का हो गया, इसमें जो है कि स्टेट अपना नियम कानून बनाएगा। लेकिन एक होता है सीबीएसई, आईसीएसई, इसमें कौन बनाता है, इसमें सेंटर बनाता है। अब यहीं पे ऑप्शन की अगर बात करें कृषि से संबंधित सॉरी, कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। ठीक है, पुलिस से संबंधित, तो पुलिस से संबंधित कानून कौन बनाएगा, आपका स्टेट बनाएगा। रक्षा की बात की जाए तो रक्षा क्या स्टेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। रक्षा का पावर किसके पास है, सेंटर के पास, तो सेंटर ही है जो है कि इस पे नियम कानून बना सकता है। आप लोग का जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी निकला है, तो इसमें किसका मतलब वेतन कौन देगा, इस पे कानून कौन बनाएगा, तो आपका सेंटर बनाएगा। तो पुलिस सेंटर, ठीक है, सॉरी सेंटर में बोल दिया, स्टेट, ठीक है, स्टेट कानून बनाएगा इस पे, पुलिस पे। आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा जो है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसका हटाने की क्या प्रक्रिया है, ये जो है कि पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे संविधान में कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। उसमें बस इतना ही लिखा गया है कि संविधान का अगर किसी प्रकार का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तब उसको जो है कि संसद उसको हटा सकते, लेकिन संविधान में किस प्रकार का उल्लंघन की बात की गई है ये क्लियर नहीं है। और हमारे भारत में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति को हटाया गया हो। ठीक है, जिस समय हटाया जाएगा तब उस समय कोई नया कानून आएगा, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। राजस्थान और कहां आरंभ की गई थी ये आपको बताना है। चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान के साथ साथ जो है कि आंध्र प्रदेश में भी जो है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पंचायती राज की व्यवस्था जो है कि किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो उस समय समिति की सिफारिश पे बलवंत राय मेहता, क्या बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पे जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। अगर एग्जामिनर और डीप जाएगा तो वो आपसे पूछ देगा डेट, कि डेट कब था, तो आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में जो है कि राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही साथ मतलब कुछ समय बाद 1959 में ही, मतलब एग्जैक्ट डेट इसका आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने खोजा, मिला नहीं, तो आप लोग याद रखिए कुछ समय बाद उसी साल में यानी 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी शुरुआत कर दी गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। क्लियर। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को जो है कि आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, क्योंकि जब देश में जब ये वित्त मंत्री थे तो उस समय देश में जो एक इकोनॉमी क्राइसिस आई थी, तो उस समय जो है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो चूंकि वित्त मंत्री के ही पास ये ऐसा पावर होता है कि वो उन्हीं को आर्थिक सुधार करना होता है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है कि क्या बोलते हैं कि काम किया, और हमारे देश का जो है कि इकोनॉमी सिस्टम उस समय सुधरा था जिस समय ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, मतलब विश्व भर में जितना भी हीरा का उत्पादन होता है तो सबसे ज्यादा योगदान जो है किस देश का है, ये हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ हमारे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रूस हो जाएगा। रसिया जो है कि दुनिया में हीरा उत्पादन में अकेला जो है कि 30% जो है कि उत्पादन करता है। रूस में अगर हीरा मुख्यतः कहां से निकाला जाता है, कौन प्रांत में, तो आप लोग याद रखिएगा साइबेरियन साइबेरियन प्रांत से जो है कि रूस में ज्यादातर हीरा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट हमारा है सूर्य से पृथ्वी को उष्मा को, अरे सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? ठीक, सूर्य से जो पृथ्वी पे उष्मा आ रही है उस उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता है, ये हो जाएगा अपना सौर विकिरण। सौर विकिरण के कारण ही सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा आ पाती है। अगर इसका टाइम की बात पूछे तो आप लोग 8 मिनट 20 सेकेंड लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है 8 मिनट और 20 सेकेंड में 20 सेकेंड तो ये फ्लैक्चुएट हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन 8 मिनट आपका एग्जैक्ट एग्जामिनर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में विषय इकाई को पहचानिए। अच्छा, इसमें से कौन सा जो है कि विषय अलग है इसको पहचानना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर। लाल सागर जो है कि ये तीनों सागर से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है मृगमरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में मृगमरीचिका बनता है। ये रेगिस्तान में जो कि ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मृगमरीचिका में कि कहीं दूर पे जो है कि किसी चीज़ का इमेज बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर पेड़ वगैरह है या फिर वैसे ही भूमि सपाट है, तो ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है कि वहाँ पे कुछ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी को हम लोग मृगमरीचिका कहते हैं, और ये राजस्थान साइड में ज़्यादा ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलित करता है? तो कौन सा ऐसा जो है कि प्रकाश जो है कि न्यूनतम वेग से मतलब स्लोली कांच में संचालित करता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश, बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तो जो तालाब होता है उसमें मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? परावैंगनिक किरणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? मतलब जो चुंबकीय सुई को अगर हम रखेंगे तो किस तरह संकेत करेगी? तो आपको पता है कि चुंबकीय सुई जो है कि उत्तर की तरफ जो है कि क्या करती है? उत्तर और दक्षिण, मतलब चुंबक जो है कि उत्तर और दक्षिण में संकेत करती है। तो यहाँ हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण दिया हुआ नहीं है तो उत्तर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है लोलक की कार्यावधि निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है लोलक की कार्यावधि? तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंबाई के ऊपर इसका कार्यकाल जो है कि निर्भर करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब हम लोग जलाते हैं तो पानी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा क्या होता है, मतलब किसके कारण से हो सकता है अम्ल वर्षा? चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारखाने से। कारखाने से जो है कि अम्ल वर्षा होती है। इसका क्या रीजन है कि कारखाने से जो है कि अलग अलग केमिकल वगैरह निकलते हैं, अलग अलग धुएं निकलते हैं, विषैली गैस निकलती है। वो सब क्या होता है कि आपका जो ट्रोपोस्फीयर वहाँ पे जाके जो है कि जम जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर यानी हमारे वातावरण में जम जाता है। और जब ट्रोपोस्फीयर से बारिश होता है तो जो है कि यही केमिकल जो है कि हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, अर्थात वर्षा होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पहला बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो नहीं नहाने का रीज़न यही है कि जो जितना भी बारिश है ये शुद्ध पानी नहीं गिरता, क्योंकि ये सब सारा कचरा जो वातावरण में फैला हुआ है यही कचरा हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो कि वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। शुद्ध पानी कब होगा? पहला वर्षा में नहीं, जब लगातार 4-5 दिन वर्षा हो जाएगा तब शुद्ध जो है कि पानी आएगा। क्योंकि अगर पहले वर्षा में तो आप देख रहे हैं केमिकल वगैरह से धुआं वगैरह निकला तो जमा हुआ, और यही जमाव नीचे की ओर गिरेगा तो हमारे स्किन को भी डैमेज करता है, इसीलिए कहा जाता है। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपका नंबर कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।